नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे गांव के बारे में आपसे बात करेंगे जिसमें वो सारे जो भारत के अनुसूची भारत के अनुच्छेद 11 में जितने गांव के अधिकार दिए गए हैं उनमें लगभग बहुत सारे विषयों पर काम हुआ है। और ये गांव कौन सा है? ये गांव है नवाबपुरा मध्य प्रदेश का, और तहसील है कुच्छी और ज़िला धार। और ये ज़िला धार से ये करीब करीब आप समझिए 85 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आज हम इस गांव के बारे में आपसे बात करेंगे। ये कौन कौन से विषय में काम हुआ है हम तो उसको आपको विस्तार बता देंगे, लेकिन हम बता दें कि ये एक ऐसा गांव है जिसमें कृषि के जो अनुसूची 11 के जो तमाम विषय हैं, जिसमें उसमें कि जैसे कृषि भी है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, तकनीकी और कृषि वानिकी है, लघु उद्योग है, ग्रामीण रोजगार है, पेयजल है, ईंधन है, सड़क पुलिया है, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है, शिक्षा है, खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्य है, स्वच्छता है, तो ये और आवास है। ये सारे जो विषय है गांव के लिए, इन सारे विषयों में इस गांव में काम हुआ है। और इसको कर किसने दिखाया है? इसको गांव के एक युवा ने, जो कि सरपंच हुए, और वो सरपंच ने गांव के सहयोग से ये सब करके दिखाया है। जबकि पंचायती राज के जो अधिकार है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी उस सरपंच ने, उसके पिता भी सरपंच थे, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, तो उन्होंने तमाम जो काम गांव के बारे में उन्होंने सोचा था कि उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उस सारे उन्हीं के पद चिन्हों पर या उन्हीं के आदर्शों को लेकर इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। अब ये देखिए कि ये सारे बढ़ाया, और एक युवा ने किस तरह से गांव के सहयोग से क्या क्या काम किए। मैं एक एक विषय पर आपसे अलग विस्तार से बात करूंगा। और ये एक तरह से एक ऐसा गांव बन गया है जो आज के सबके लिए, देश भर के लिए एक नमूना गांव है, एक तरह से आदर्श गांव है। तो ये इस आदर्श गांव के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। पहला तो ये है कि इस नवाबपुरा गांव में पहला तो उन्होंने ध्यान दिया उसके लिए कि हम जल के लिए, एक जल है, सिंचाई। अब जल से, क्योंकि गांव में ये आदिवासियों का गांव है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं, तो इन्होंने जल पर विशेष ध्यान दिया। तो जल की व्यवस्था से पहले ये गांव भी आपको बता दें कि वैसे ही था जैसे भारत के तमाम गांव थे। और ये पूरी कहानी 15 साल की है। 15 साल के अंदर के सारा बदलाव हुआ है। तो जैसे जब तमाम गांव थे वैसे ये भी गांव थे, गांव जल की कमी थी, तो जल को इन्होंने पहला व्यवस्था बनाया कि अपने गांव में इन्होंने जल की व्यवस्था करवाया। कैसे करवाया कि जैसे जहाँ जहाँ जल संरक्षण, जहाँ जहाँ पानी नहीं रुकता था वहाँ व्यवस्था करवाई कि कैसे पानी वहाँ रुका जाए, और रोकने से क्या हुआ, जल स्तर हुआ तो पानी की सुविधा हो गई। वैसे ये गांव नर्मदा के किनारे है, तो वहाँ नर्मदा में एक व्यवस्था है कि नर्मदा में पाइपलाइन से किसानों को पानी की व्यवस्था दी जाती है। इनके गांव में विभिन्न पाइपलाइन की व्यवस्था है, लेकिन उससे एक लिमिटेड पानी ही पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए गांव में मिलता है। लेकिन इन्होंने अपना जल संरक्षण करके अपने पानी की व्यवस्था को खुद उन्होंने बढ़ाया। तो ये व्यवस्था उन्होंने कि जल को बढ़ाया, और जल को, और ये सब सहयोग हो रहा है अपने सरपंच जो थे युवा गाँव के, उन्होंने अपने गांव के सहयोगियों के साथ मिलकर ये सारा काम उन्होंने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर ये इन्होंने शुरू किया। और ये सरपंच ने कैसे किया होगा आप समझ सकते हैं। इन लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि सरकार के उनको दिया है कि आप पानी संरक्षण के लिए ये बजट लीजिए और ऐसा करिए। इन्होंने गाँव के श्रमदान के माध्यम से, तो इस ऐसे सरपंच का नाम है कमल पटेल, और गांव वालों ने इनको चुना। उनके पिताजी के मरने के बाद इनको निर्विरोध चुना,
और निर्विरोध चुनने से इस गांव के सरपंच को कुछ इन्होंने सोचा कि मेरा बहुत बड़ा दायित्व है, उसी को लेके गांव वालों के सहयोग से इन्होंने काम शुरू किया। तो एक तो जल संरक्षण हुआ। अब जल संरक्षण से तत्काल ये फायदा हुआ कि कृषि का काम इन्होंने शुरू किया, और कृषि का जो हालत, पानी के नाते कृषि नहीं हो पाती थी, उसमें इनको सफलता मिली और खेती काम शुरू हो गया। दूसरा काम इन्होंने किया कि ये कृषि पे जो पारंपरिक कृषि है उतने लाभदायक तो कहीं नहीं रह गई है। इन्होंने हॉर्टिकल्चर, कृषि के साथ हॉर्टिकल्चर का काम शुरू किया। हॉर्टिकल्चर का मतलब आप समझ लिए कि फलदार वृक्ष और ये फल फूल, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि अपने गांव में ऐसी व्यवस्था की कि अपने खुद लगाया पहले, तो फिर उसके बाद ही ऐसी व्यवस्था कराया कि यहाँ ये जैसे अनार के पेड़ लगाए, आम के पेड़ लगवाए, अमरूद के पेड़ लगवाए, और नींबू के पेड़ लगवाए, संतरे के पेड़ लगवाए। तो इन पेड़ों से ये फायदा हुआ कि इन लोगों को कृषि में वो आय मिलने लगी जो कि सामान्यतः कृषि में के थी। जैसे कृषि की पारंपरिक कृषि थी उनकी, वहाँ कपास होता था, गेहूँ होता था, इस तरह के, उससे कोई खास लाभ नहीं होता था। मिर्ची का भी होता था, लेकिन उसमें बीमारी बदला। और पानी की क्या व्यवस्था की, इन पेड़ों को सिंचाई के लिए इतने पानी नहीं चाहिए, तो वो ड्रिपिंग जो पाइपलाइन से जो पानी आता है उससे उन्होंने ड्रिपिल, जो आजकल आप मॉडर्न टाइम में पाइप से छिड़काव होता है, और पानी उसी पाइपलाइन के माध्यम से सारे पेड़ों को लगवाया। करीब 20,000 पेड़ उस गांव में ये, कुछ तो वो उन्होंने अपने खेती के लिए करवाया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ उन्होंने अपने लगाया। उसके बारे में हम जब चर्चा करेंगे। लेकिन इसके ट्रिपलिंग से इन जो पेड़ थे उनकी सिंचाई करवा के इन्होंने वो बगीचे विकसित करवाए, और उससे किसानों को अच्छा खासा लाभ होने लगा। और ये आप कितनी सच्चाई रही, कहा जा रहा है कि अनार के पेड़ से जहाँ 1 एकड़ में किसानों को बहुत मामूली लाभ होता था पारंपरिक खेती से, वहाँ 1 एकड़ से 5 लाख, अनार के बाग से उन लोगों को 5-5 लाख रुपया सालाना मिलने लगा। तो अभी देखिए 1 एकड़ में 5 लाख का अगर मिल रहा है तो एक अनार से, तो ये तो बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ ना। तो ये हॉर्टिकल्चर का इन्होंने अपना सहारा लिया, इससे गांव की हालत बदली। हॉर्टिकल्चर के बाद फिर वो एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन है, ये अब सारे विभाग हैं, वो अनुसूची 11 के ही विभाग हैं। जो संविधान के अनुसूची 11 में जो ग्राम पंचायतों को दिया गया है 29 विभाग, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये दूसरा पशुपालन है। पशुपालन में सबसे पहले तो इन्होंने अपनी खुद की अपनी बहुत एक ऐसी डेयरी बनाई कि जो कि बहुत ही आधुनिक, और डेयरी का ये एक तरह से वो मंदिर, अपने डेयरी को इन्होंने इतना आलीशान बनाया कि एक तरह वो मंदिर की तरह से पूरा भव्य, और उसमें इतनी भव्यता दी, भव्य मंदिर टाइप बनाया। और उसी में गौशाला, बड़ा पार्क, और उस गौशाले में उन्होंने गाय का जो आधुनिक तरीके होते हैं साफ सुथरे बिल्कुल गाँव खिलाने के लिए और गाय के खिलाने के लिए, और उसके सामने एक मंदिर बनवाया। उसी अपने प्रीमिजेज में, मतलब जो गौशाला का इनका था, उसी में एक किनारे उन्होंने 9 ग्रहों का एक नक्षत्रशाला भी बनाया, और जिसमें जो 9 ग्रह हैं, 22 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनके हिसाब से पेड़ों को लगाया। तो अब गौशाला और गौशाला के साथ ये 9 ग्रहों के लिए का स्थापना करवाई, जिस पेड़ों की कराई, और एक मंदिर राधेश्याम के एक मंदिर की स्थापना करें, ताकि वो एक माहौल बने, आध्यात्मिक माहौल बने। तो और नक्षत्रशाला का भी माहौल बनाया और गौओं को रखा। तो एक ऐसा गौशाला इन्होंने अपने स्तर पर बनवाया। इसको तो नहीं कह सकते गाँव वालों ने बनवाया, इसको अपने, इनके पिताजी थे तो उनके यादगार में इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, उसी ट्रस्ट के लिए माध्यम से इस पूरी चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन इसका ये हुआ कि इसके अलावा ये तो अपने लिए, लेकिन इसका जो फायदा गांव वालों को कैसे मिला कि गांव के गोबर
गांव के गौओं का गोबर, गौओं का मूत्र से जैविक खेती उन्होंने शुरू कराई। तो जैविक खेती के लिए खाद उपलब्ध कराया और ये जैविक खेती बनाने के लिए एक तरह से लघु उद्योग भी शुरू करवाया गाँव में। अब इसका गाँव से देखिए गाँव को लाभ मिला दिया। तो लघु जैविक खाद बनाने की एक पूरी की पूरी उन्होंने अपने गांव में एक उद्योग लगाया और उस उद्योग में बहुत सारे लोग, गांव के लोग रोजगार पा गए। तो अब वो जैविक खेती करने के लिए इनके यहाँ से अच्छा खासा जैविक खाद की व्यवस्था थी। एक प्रयोगशाला भी बना रखा है जिसमें कि कैसे जैविक खेती की जाती है उसका प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। तो अब वो जैविक खेती का एक पूरा एक सिस्टम वहाँ बन गया है। वहाँ खुद इस तरह से वो जैविक खेती का, और वहाँ से आप आगे समझ सकते हैं और जैविक खाद ले जाके अपने यहाँ जैविक खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे जो खाद गोबर निकला उसे उन्होंने बायोगैस के भी प्लांट लगाया। तो उस बायोगैस का प्लांट का भी फायदा लोगों को मिला और वो बायोगैस प्लांट जिसको अपने इनके से गैस लेना है वो इनके यहाँ से बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट बना, उसका भी लाभ गाँव वालों को मिला। तो ये जो इनका छोटा अपना उद्योग था उसको उन्होंने ऐसा एक उद्योग का रूप दे दिया जिससे गांव के तमाम लोगों को लाभ मिला और लाभ के साथ साथ उनको प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण के आधार पर उनको अपना गैस का ऊर्जा भी मिलने लगी और जहाँ जिन लोगों ने बायोगैस लगाया उससे उनका खाना पकाना तमाम चीज़ों का उपयोग होता है। तो और लेकिन लेकिन ये तो अपनी व्यवस्था बनाई, लेकिन दिया लाभ गाँव। अब क्या क्या वो गाँव को पंचायत सरपंच होने के नाते क्या क्या गाँव को दिया वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो एक तरह से मैं कहूँगा कि ऐसा बहुत ही उद्यमी व्यक्ति ही कर पाते हैं अगर गांव का सहयोग और गांव वाले अगर सहयोग करें तो उसके बाद इन्होंने आपको बताया कि कृषि पर ध्यान, जल पर ध्यान, सिंचाई पर ध्यान के लिए जल का व्यवस्था की। फिर दूसरी व्यवस्था इन्होंने की कृषि उसके लिए हार्टिकल्चर का। तीसरा उन्होंने गोपालन का और वो गौशाला बना के गोपालन का एक इन्होंने इस शुरुआत की जिससे कि जैविक खेती की भी शुरुआत हो गई। तीसरा उसे एक तरह से उद्योग का भी आपने देखा कि उन्होंने गांव में एक अच्छा खासा उद्योग की भी स्थापना कर दी। अब एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने किया अपने इस गांव में कि अब देखिए कि अब गांव का विकास का देखिए क्या क्या गांव में विकास किया। पहले तो गांव में इन्होंने पानी की व्यवस्था की, जल पीने वाले पानी। इस गांव में चूंकि ये सरपंच चुने गए थे निर्विरोध, तो सरकार कहेगी जिन गांव में सरपंच निर्विरोध चुने जाते हैं उनको कुछ पैसा देती है और उस गाँव पंचायत को वो जो पैसा इनको मिला उससे इन्होंने एक वो लगवाया वाटर प्योरीफायर का प्लांट। और उस वाटर प्योरीफायर प्लांट से इन्होंने सभी को मिनरल वाटर हर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। इस गांव में 1200 लोगों की आबादी है और 200 घर है, तो सभी 200 घरों में प्योर वाटर पीने के लिए इन्होंने उस प्लांट के माध्यम से सबको सप्लाई करने का किया। और 2 रुपये पर, सिर्फ मात्र 2 रुपये पर 20 लीटर पीने की पानी वो रोज देते हैं लोगों को, हर परिवार में, मतलब 200 परिवारों को देते हैं। तो देखिए ये गांव को उन्होंने ये व्यवस्था गांव के लिए कराई और उसमें निश्चित रूप से फिर प्लांट रहा तो रोजगार भी मिला उसमें, जो प्लांट को चलाने के लिए कुछ न कुछ लोगों को रोजगार मिला। इसके बाद उन्होंने लिया सड़कों को, जितने गांव में ये सड़कें थीं उसको एक सारे सड़कों को साफ सुथरे और सुंदर पक्के सड़क बनवाए, गलियों में बनवाए। और उस गलियों सड़कों के जहाँ जहाँ भी सड़कों के किनारे जो खुली नालियाँ थीं उनको बंद करवाए, बंद नालियाँ बनाए। जो कूड़े कबाड़े लोग अगल बगल फेंकते थे वो सब उन्होंने वहाँ के कुछ ऐसे तार से जगह जगह घेरवाया जाए ताकि वहाँ इस तरह से न करें। तो सारे सड़कें यहाँ आने जाने के आवागमन के अच्छी तरह साधन हो गए, तो सड़कें बन। सड़कों के बाद उन्होंने लिया स्वच्छता और पर्यावरण। अब स्वच्छता पर्यावरण का और देखिए क्या किया कि स्वच्छता के लिए तो जैसे मैंने कहा कि सारी नालियाँ और सब बन जाते, और हर घर के सामने कूड़े का उन्होंने रखवाया कूड़ेदान, तो सारे लोग कूड़ेदान में अपना डालते हैं। और गांव के सफाई सुबह दिन निकलने के पहले ही गांव की सफाई हो जाती है, वो एक टीम निकलती है
और पूरे गांव में घूम के इन्होंने तो उनको सफाई करने वालों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। और ये सारे लोग गांव में पूरे घूम के गांव की सफाई दिन निकलने के पहले ही पूरे गांव की सफाई हो जाती है। और कूड़े जहाँ कूड़े रखे जाते हैं और कूड़े जहाँ लगाने के लिए वहाँ रख दिए जाते हैं। अब ये स्वच्छता हो और अपने गांव को उन्होंने पूरे गांव को पिंक कलर गुलाबी रंग में रंग दिया। पूरा गांव जो एक रंग में रंगा हुआ है, गुलाबी रंग। और गांव में गुलाबी रंग के अलावा जहाँ जहाँ भी दीवारों पर सुंदर सुंदर वाक्य लिखे गए हैं, सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं, आदर्श की बातें लिखी गई हैं, सफाई संबंधी बातें लिखी गई हैं, कूड़ेदान कहाँ है, निशान बने हुए हैं कि आप यहाँ जाएं, इस रास्ते पर जाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ जगह जगह पर बनाई गई हैं। मतलब गांव में घुसते ही इतना सुंदर माहौल मिलेगा, ये लिखे लगेगा कि ये गांव क्या है। इतना सुंदर गांव शायद ही कहीं देखने को मिले। और उसी में उन्होंने पार्क विकसित किया। पार्क के अलावा पार्क भी बने गांव में पार्क। और गांव में पार्क के अलावा बच्चों के खेल कूद के लिए खेल मैदान बने। और वहाँ पार्क, खेल मैदान और सब रास्ते पे सारे रास्तों में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और चूँकि गाँव में बिजली आती रहती है तो इसलिए बिजली की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो बिजली की सारी व्यवस्था वहाँ है। तो सारे गांव में स्ट्रीट लाइट की पूरी व्यवस्था हो गई है और जगमगाता हुआ गांव रात में आपको मिले। तो इस तरह इन्होंने सफाई का गांव को व्यवस्था सफाई की। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर साफ सुथरा गांव अपना बना रखा है। कहीं कीचड़ गांव में कहीं कीचड़ देखने में को नहीं मिलेगा। अब स्वच्छता हो गया, सफाई हो गया। पूरे गांव में पर्यावरण के लिए पूरे गांव में सड़कों के किनारे करीब 20,000 पेड़ इन्होंने लगवाए। 20,000 पेड़, मतलब ये गांव में एक 1200 बताइए 200 गांव में 200 की आबादी वाले गाँव में 20,000 पेड़ अगर लगे हैं तो उस गांव की आप हरियाली की आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हरियाली उस पूरे गांव में होगी। और फूल भी, उसमें फूल भी हैं, पेड़ भी हैं, और भी जिस तरह के जो भी गांव वालों को उपयुक्त लगता है उस तरह के पेड़ उन्होंने लगा रखे। ये हो गया आपके ये पर्यावरण का। अब आई स्कूल की जो शिक्षा के व्यवस्था में तो एक तरह से मैं कहूँगा कि वहाँ एक तरह से कमाल गाँव ये सरपंच ने कर रखा है। क्योंकि उनके जो पहले स्कूल की बिल्डिंग जैसे होती थी, उन्होंने सारे स्कूल की बिल्डिंग, वहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और जूनियर हाई स्कूल भी है, तो वहाँ उन्होंने दोनों स्कूलों को अपने बिल्डिंग को ठीक ठाक करा के साफ सुथरा बिल्कुल करवा के उसमें कमरों में एसी, पंखे तो है ही है, एयर कंडीशनर लगवाए। गांव के स्कूल में आप कल्पना कर सकते हैं एयर कंडीशनर लगा हुआ। और बच्चे वहाँ छोटे जो बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी वाली व्यवस्था वो ऐसी की है कि 7:30 बजे जितने मजदूर हैं खेती पे जाते हैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़े आएँ और वो 6:30 बजे शाम को आके ले जाएं, दिन भर अपना काम करें। यहीं बच्चों को खाना पीना, दूध और उसका उनके लिए सारी व्यवस्था, नहाने कपड़े पहनाने की व्यवस्था लोग आंगनबाड़ी उसके सेंटर में वहीं होती है और निश्चित अपना काम करते हैं। और लड़के अपना उनके लिए बिस्तर भी हैं, उन्होंने उपलब्ध करा दिया कि जो बच्चे सोना दोपहर में बिस्तर, झूला वूला तमाम चीज़ें वहाँ आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था जैसे भाई बिल्कुल उसी तरह से सुंदर व्यवस्था है और सारे लोग उसका लाभ उठाते हैं। ये वो गांव है जिसमें कि 70% मजदूर हैं, 70% मजदूर है। और वो गांव था जबकि जहाँ के 70% मजदूर और सब पलायन हो रहा था, गरीबी के तमाम लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, पलायन हो रहा था। और उस गांव की हम व्याख्या कर रहे हैं कि ये अब बच्चे कोई वहाँ नहीं जाते, कोई अब पलायन तो करने का सवाल ही नहीं है। अभी और भी बातें बताएंगे, लेकिन ये बच्चों का उनके जो बच्चे खेतों में मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ हो गई और अच्छी सुविधा हो गई जो शायद वो अपने घर पर मजदूर कभी नहीं दे पाते। तो ये तो ये कराया उन्होंने। इसके बाद इसी सभी विद्यालयों अपने स्कूलों में फिल्म प्रोजेक्टर, लघु फिल्म दिखाई जाती हैं बच्चों के लिए ये फिल्म है, जैसे कार्टून फिल्में दिखाई जाती हैं बच्चों के लिए जितना भी। और गांव के लोग जो शिक्षक हैं वो तो है ही हैं,
उसके अलावा भी जो शिक्षा के लिए ये जो गांव के कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो लोग भी समय समय पर आके अपना समय देते हैं ताकि शिक्षा में कहीं कोई कमी हो तो उसको बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान करते हैं। और सरपंच की पत्नी जो तो खुद ही अपना घर का काम करके 2 घंटा रोज स्कूल में अपना श्रमदान करते हैं, यानी कि वो खुद ही आती हैं, भोजन करवाती हैं और बच्चों को ऐसा भोजन मिलता है स्कूल में, मिड डे मील, जो मिड डे मील तो हर जगह है, लेकिन मिड डे मील की जो हालत है आप देखते हैं, भ्रष्टाचार आकट में डूबा हुआ, क्या मिलता है, कहीं दाल मिलता है तो कहीं चावल मिलता है, पानी वाला, मतलब लूट है वहाँ। वो वहाँ ऐसा भोजन मिलता है कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि 200 रुपये में थाली का भोजन जो आपको मिलेगा वो गांव के बच्चों को वहाँ मिलता है, उस गांव में, स्कूल में। और हालत ये है कि अब उस गांव में का कोई भी, पहले उस गांव के बहुत से लोग जो संपन्न लोग थे उनके बच्चे जाके अगल बगल के पब्लिक स्कूल में जाके प्राइवेट स्कूल जो बहुत सुविधाओं से युक्त जो है वहाँ बना, वो जाके पढ़ते थे। अब नवाबपुरा गांव में कोई बच्चा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, कोई भी बच्चा अब वहाँ से पढ़ने बाहर नहीं जाता है। इसके अलावा ये जो सुविधा हो गई, तो अब देखिए शिक्षा की सुविधा पूरी हो गई, पेयजल की सुविधा हो गई, और जो मजदूरों को काम करने वाले हैं वो मजदूरों को अपने बच्चों को यहाँ रख के अपना पूरा दिन भर काम करने की सुविधा हो गई। स्थिति ये हो गई कि अब गांव में ऐसे स्थिति में पलायन का तो सवाल ही नहीं है। अब हर गांव का हर आदमी, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास काम ना हो। करीब 100% रोजगार उस गांव में है, बल्कि रोजगारी की कमी होने लगी है गांव में कि काम करने वाले लोग कहाँ से कम पड़ते जा रहे हैं। इतनी गतिविधियाँ वहाँ उस गाँव में इस तरह से गांव के लोगों ने सरपंच के साथ मिलकर अपने लिए ये सारी व्यवस्था की। इसमें कोई सरकार ने वो कोई बड़ा इसमें योगदान नहीं किया, सरकार के लिए तो वो योजनाएं हैं जो कि सारे लोगों की योजनाएं हैं। तो ये इतनी उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति से कर दी। और सबके बच्चों का ड्रेस है, सारे बच्चों को खिलौने हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको उसी तरह खिलौने हैं जैसे सब बड़े पब्लिक स्कूलों में जो खिलौने मिलते हैं, उससे बेहतर उनको खाना मिलता है। शहरों के आलम के दूर जाना नहीं पड़ता है, घर पर ही अपने गाँव में के स्कूल में मिलता है, यात्रा नहीं करनी पड़ती है, लड़के थकते नहीं हैं। वहाँ उनको ड्रेस मिलता है और अच्छे शिक्षक मिलते हैं, और वो शिक्षक मिलते हैं जो खूब मन से पढ़ाते हैं। जो शिक्षक कहीं कमी है तो इस गाँव के लोग आकर उनकी शिक्षा देते हैं। इस तरह से उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करवाया, अपने गाँव को बेहतर एक शिक्षा की व्यवस्था। अब शिक्षा हो गई, उसके बाद ये जो सुरक्षा के गांव में एक बहुत बड़ा ये समस्या होती थी, सुरक्षा और नशेबाजी। तो सब शराबी बहुत गांव में हो गए, क्योंकि कोई काम धाम था नहीं। जैसे अब सभी गांव में आजकल हो गए काम धाम नहीं है, तो एक ही काम रह गया कि वो अब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं नौजवान, और वो बहुत आसानी से शराब के जाल में फंस जाते हैं। उस गाँव में पूरे के पूरे शराब बंद हो गई। आज उस गाँव में एक भी शराबी वहाँ उस गाँव में नहीं रह गए, कोई बात शराब नहीं पीता है। सुरक्षा की व्यवस्था ये होगी कि सभी गांव के हर गली में, हर सड़क पर CCTV कैमरे लगा दिए, और जो चौपाल होता है, चौपाल बना है, वहाँ चौपाल में बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, गपशप भी करते रहते हैं, और खूब बड़ा स्क्रीन है उस पर देखते रहते हैं गाँव में कौन आया कौन गया। ये सब वहाँ वो गाँव के बूढ़े लोगों के लिए भी एक अच्छा खासा वहाँ मनोरंजन भी है, और ये गाँव की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी एक तरह से मिल गई। तो वहाँ बिल्कुल कोई अब इस तरह से चोरी, जो पहले अक्सर चोरी होती थी, और सबसे बड़ी खतरा ये था कि लड़कियाँ बाहर निकलती थी, महिलाएं बाहर रहती थी, उनको डर लगता था कि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार न करता। ये सब बिल्कुल बंद हो गए हैं, बिल्कुल बंद हो गए। वहाँ के से पुलिस ने उनसे मिलकर इन लोगों ने एक सुरक्षा समिति भी बना रखी है, जिसमें कुछ पुलिस और युवकों को मान्यता दे रखी है कि सुरक्षा समिति के लोग हैं। तो कोई भी कुछ वो कार्रवाई, कोई भी इस तरह गलत काम करता है तो पुलिस उनका पूरा सहयोग करती है। ये उन्होंने पुलिस से भी सहयोग। इसी तरह जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ी उन्होंने पुलिस से भी, पुलिस और प्रशासन की जो जरूरतें योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ भी इन्होंने लिया। लेकिन ये सारे कार्यक्रम उन्होंने अपने जो सबको मिल रहा है, वो तो कोई उन्हीं के गाँव को तो विशेष कुछ मिला नहीं, उसको जो मिल रहा है उसका उन्होंने लाभ उठाया और अपना ये कार्यक्रम किया। तो इस गांव में एक तरह से सुरक्षा की भी व्यवस्था हो। अब इस गांव को उन्होंने ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी इस गांव में उन्होंने योजना बनाई
जो कि इसको पर्यटन के क्षेत्र में भी इस गांव को बहुत धीरे धीरे इसका नाम फैल रहा है। इन्होंने क्या किया कि वाटर पहले एक झील, जो गांव का सारा पानी है उस सारे पानी को उन्होंने एक ऐसा चैनलाइज कर दिया है कि क्योंकि पक्की सड़कें वगैरह हो गई हैं तो सारा पानी बह लग जाता है, तो ये पानी अब झील उन्होंने कृत्रिम झील का वो विकास कर रहे हैं। उस कृत्रिम झील में सारा पानी गांव का जाएगा, हमेशा पानी रहेगा। और जब वो कृत्रिम झील गांव में कृत्रिम झील बनाने का, देखिए बड़े बड़े शहरों में आपने सुना होगा, लेकिन गांव में कृत्रिम झील का तैयार करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये गांव के सहयोग से कृत्रिम झील बन रहा है। कृत्रिम झील का उन्होंने निर्माण करा रहे हैं और उसमें सारा पानी जा रहा है। उसमें उन्होंने वाटर पार्क बनाएंगे, नाव वगैरह उसके, ताकि लोग हमें आसपास के लोग हमें उस गाँव में वहाँ आके देखें, उसका मनोरंजन करें। जगह जगह जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उस पर उन्होंने प्राकृतिक हट बनाए हैं गोबर से, और ये से गोबर के हट बनवाए हैं जहाँ के लोग आके रह सकते हैं 2 दिन 3 दिन गाँव को में अच्छे वातावरण में आके रह के, शहरों से आके रह सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था कर दी है कि जिसको भी बुकिंग कराना हो वो आए और बुकिंग करा के गाँव में आए। इसकी भी व्यवस्था उन्होंने वहाँ कर दी है कि आके जिसको रहना हो गांव में और आके देखना हो, ये सारी चीज़ें गांव में, गांव कैसे होते हैं, किस तरह से गांव में काम होता है, कैसे कैसे पर्यावरण का, शुद्धता का, शुद्ध वायु लेने का, ये उन्होंने बनाया। और ये कहा कि इससे जो आय होगी, ये आय हम लोग गांव को विकास में जो बहुत सारे चीज़ें हैं और भी गांव में खर्च जो होते हैं, वो इनसे माध्यम से वो आय उनको गांव में लगाया जाएगा। ये व्यवस्था, ताकि गांव बिल्कुल आत्मनिर्भर, हर तरह से गांव आत्म। शहीदों के लिए उन्होंने क्या रखा है कि एक शहीद भवन भी बना रखा है, जिसमें कि जितने भी महापुरुष हैं उनके सब चित्र बना रखे हैं, वो चित्र लगा रखे हैं, ताकि लोग जाने कि ये हमारे देश के जैसे गांधी हैं, नेहरू है, सभी महापुरुषों को, और भी जितने में महापुरुष उन्होंने गाँव वाले जिनको जिनको समझते होंगे कि हमारे ये महापुरुष हैं, उनकी भी मूर्तियों को उन्होंने स्थापित करा, उतारी, उनके बारे में। और जो ग्राम पंचायत है उसको भी हाईटेक बना दिया। हाईटेक जो ग्राम पंचायत के भवन है, जो सचिवालय है, उसमें भी वहाँ जो कुछ भी होता है सब कैशलेस होता है। उन्होंने कुछ जगहों पर कुछ टैक्स भी लगाए हैं कि गाँव के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दें, उससे उनका चलता है। तो गाँव के लोग खुशी खुशी करते हैं सब, क्योंकि सारा कुछ तो गाँव के ही लोग कर रहे हैं, कि वो उतना टैक्स भी दे देते हैं ताकि गांव के लिए सुविधा हो। तो एक ऐसा गांव जो 15 सालों में कहां से कहां, उन्होंने एक नौजवान ने, जिसको गांव वालों ने सरपंच चुना, और गांव पंचायती व्यवस्था के जो वर्तमान व्यवस्था उसके भी थोड़ी मदद ली, और अपने जो गांव के लोग हैं दोनों ने मिल के अपने सरपंच के साथ इस गांव को क्या बना दिया। ये पूरा देश के लिए आज एक आदर्श गांव बना हुआ है और स्वच्छ गांव बना हुआ है। और इस गांव को लोग, तमाम लोग पर्यटक गांव बना हुआ। अब उस गांव को लोग सोचते हैं, तो गांव वाले सोच रहे हैं हम लोग एक ऐसा गोधाम इसको बनाएंगे, ताकि गायों के आधार पर कृषि, और कृषि के आधार पर उद्योग, ताकि और उद्योग के आधार पर हमारा गाँव पर्यटन का स्थल बन जाएगा। तो अपने और एक पूरा गांव ऐसा होगा, जैविक खेती वाला गांव हो जाएगा, और पूरे गांव में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि ये खाद डाला जाएगा। इसलिए गांव का आप समझते हैं, जैविक खेती का फल होंगे, जैविक खेती के अन्न होंगे, तो उस गांव का आय कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारा का सारा जब जैविक होगा, तो जो फल मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा है, वो 200 रुपये में बिकेगा। जो गेहूँ 50 रुपये में बिक रहा है, वो 100 रुपये में बिकेगा। उन लोगों की आय बिल्कुल दुगना तिगुना बन जाएगी, और साथ साथ उसको आध्यात्मिक गाँव में रहा है। और ये भी गांव में कृषि के में उन्होंने उपयोग किया है। ये पॉली एग्रीकल्चर है ना, तो जिसमें कि ढक के खीरा है, ककड़ी है, मिर्चा है, ये जिसको कश्मीरी मिर्चा कहते हैं, या और भी बैगन है, टमाटर है, इसकी खेती भी अब उसमें होने लगी है। तो उसको वो भी इन्होंने एक आजकल नए ढंग की खेती हो रही है, उसके माध्यम से भी इन लोगों ने उसमें ढक दिया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और साल भर उसमें खेती होती है।
तो उसमें छोटी छोटी जगह पर बना के उसमें भी होती है, तो उससे भी आय बढ़े। तो स्थिति आजकल ये है कि इस गांव में कोई पलायन नहीं, सभी लोग गाँव, किसी किसी कोई बेरोजगारी नहीं है, सबकी आय, जिसके पास 1 एकड़ खेत है उसकी भी अच्छा जीवन चल रहा है, और जिसके पास 3 एकड़ की ज़मीन है उसके जीवन बहुत शांत से चल रहा है, कोई संपन्नता के साथ चल रहा है। स्कूल की व्यवस्था ही है, शुद्ध पानी मिलने का हाल है कि उन्होंने पता लगाया कि अगल बगल के गांव में 10 से 15% लोग बीमार होते हैं, उनके गांव में बीमारी सिर्फ 1 से 2% की लोग हैं गांव में जो कि बीमार रहते हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं रहते हैं। खेल कूद की व्यवस्था करें, और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, शाम को जो लोक नृत्य है ये है, इसका भी समय समय पर आयोजन करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गांव सरकार की स्थापना करिए, लोग ऐसे ऐसे गांव बना देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने ढंग से। इस गांव को उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विकसित किया, गांव को लोगों ने मिलकर विकसित किया। बेरोजगार, गरीबी के रेखा के नीचे वाले रहने लगे, वही लोग जो 2-4 लोग शायद मिल जाए उस गांव में, और तो कोई है नहीं। सारे गांव की आर्थिक स्थिति हो गई, समृद्धि हो गई, संपन्नता हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण, पेड़ पौधे हो गए, फल हो गया। यही तो स्वर्ग है, गांव का स्वर्ग तो यही है कि हाल ये स्थिति हो गई है कि जिसको छुट्टी मिलती है, जो बाहर है वो भाग के आते हैं कि भाई हमको अधिक से अधिक समय मिल जाए, अपने गाँव में बिताएं और यहाँ स्वच्छ वातावरण में रहें। तो ये है गांव का स्वर्ग, जो गांव स्वर्ग बने। और इसमें एक सरपंच ने ऐसा किया गांव के लोगों से मिलके, और ये सरपंच एक ऐसे हैं कमल की, ये कहते हैं कि लोग जो कहते हैं कि गांव सभा जो है गांव संसद है, और गांव पंचायत ही गांव के विकास का सब जिम्मेदार है। तो ये मैं अपने गांव में दिखा भी रहा हूँ, और भविष्य में दिखाता रहूँगा कि हमारी गांव पंचायत, गांव सभा, गांव संसद है, और हमारे गांव पंचायत गांव के साथ संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायित्व है। स्वच्छ और संपन्न गांव के साथ साथ इसको उन्होंने एक तरह से आध्यात्म की तरह वाला भी गांव बनाया, ताकि मंदिर है, नक्षत्रशाला है, इन तरह चीज़ों से लोग प्रभावित होकर अपने गांव को एक बिल्कुल ऐसा महसूस करें कि वहाँ किसी तरह से कोई सुख दुख नहीं, मतलब हर तरह से संपन्नता, हर तरह से शांति, और हर तरह से एकता, और हर तरह से मेल मिलाप गांव में स्थापित रहे, और इसके लोग सुख से रहे। ये है आपके एक गांव के आप नमूना। आप ये समझ सकते हैं कि गांव की कितनी बड़ी क्षमता है, और अगर 6 लाख गांव इसी नवादपुरा गांव की तरफ हो जाए, और तो आप समझिए भारत कैसा होगा। और एक करके दिखाया, एक नौजवान ने करके दिखाया, एक सरपंच ने करके दिखाया, एक ग्राम पंचायत ने करके दिखाया, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है, तब ये असली भारत जो है, जिसको हम कहते हैं कि स्वर्ग की सोने की चिड़िया बने, तब बनेगा। इस तरह से जब गाँव को आप गुलाम बनाए रखेंगे, गाँव को अपना अधीन रखेंगे, अफसरों नेताओं को गुलाम बनाए रखेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये समझे कि हमारे शासन से गाँव सुधरेंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सपना पालते रहे गाँव, बल्कि धीरे धीरे जिस तरह तेज़ी से गाँव बर्बाद हो रहा है, गाँव बर्बाद होंगे तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। तो देश को बचाना हो तो एक गाँव को स्वतंत्र करिए, उनको आज़ाद करिए, और वो आज़ाद गाँव ही अपने को देखिए, उनको तो जो अपनी सुविधाएं उनको आप दीजिए, और देखिए वो अपने गाँव को किस तरह से स्वर्ग बना देते हैं। धन्यवाद साथियों।